नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। बाजार के लिए अच्छे संकेत, गिफ्ट निफ्टी करीब 60 पॉइंट ऊपर। एशिया से भी सपोर्ट, जापान के बाजार 1% से ज्यादा ऊपर। इधर महंगाई में नरमी से रेट कट की उम्मीदों में अमेरिकी बाजारों में जोश। रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसएनपी और नैस्डैक, डाउ भी 500 पॉइंट उछला। भारतीय बाजारों के लिए भी राहत भरी खबर। जुलाई में 8 साल के निचले स्तर पर पहुंची रिटेल महंगाई दर। रिटेल महंगाई दर 2.1% से घटकर 1.55% पर। पेटीएम के लिए अच्छी खबर। आरबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने की दी मंजूरी। नए मर्चेंट्स को जोड़ने पर लगी रोक भी हटी। ओएनजीसी के अच्छे नतीजे। तिमाही आधार पर मुनाफा करीब 25% बढ़ा। मार्जिन्स में भी 4% का उछाल। इधर ऑयल इंडिया की तिमाही आधार पर मुनाफा 45% बढ़ा, लेकिन आय 10% की गिरावट। मार्जिन्स में भी दबाव। वहीं जेएसपीएल की उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट्स, 12% बढ़ा प्रॉफिट। मार्जिन्स में भी उछाल। पहली तिमाही में अपोलो हॉस्पिटल्स के अच्छे रिजल्ट्स। मुनाफा 42% बढ़ा। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। वहीं उम्मीद से कमजोर रहे पीआई इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स। 11% घटा प्रॉफिट। रेवेन्यू भी 8% रहा कम। साथ ही मार्जिन्स पर दिखा दबाव। Q1 में करीब 80% बढ़ा नायका का मुनाफा। रेवेन्यू में 23% की रही बढ़त। मार्जिन्स में भी दिखा सुधार। कंपनी करीब 3% बड़ा मार्जिन। हुनासा कंज्यूमर का प्रॉफिट, लेकिन मार्जिन्स पर दिखा दबाव। और बीपीसीएल, यूएसएल, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल और जुबिलेंट फूड समेत वायदा की 9 कंपनियों के नतीजे आज। 25% बढ़ सकता है जुबिलेंट फूड्स का मुनाफा, हालांकि मार्जिन्स पर दिख सकता है दबाव। रिविजिट करता हूं हेडलाइन। दरअसल वो था कि 3% बढ़ा हुनासा कंज्यूमर का प्रॉफिट, लेकिन उनके मार्जिन्स पर दबाव। तो नायका के नंबर्स दिख अच्छे रहे, हुनासा के उतने अच्छे नहीं। खैर, वो आगे सब डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, बुधवार की सुबह इस हफ्ते का मिड पॉइंट। इस हफ्ते का मिड पॉइंट पे स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि एक कारोबारी हफ्ते का मिड पॉइंट नहीं है। कारोबारी हफ्ते का तो पेनल्टीमेट सेशन है। ध्यान रखिएगा, परसों भारतीय बाजार बंद होंगे। आज दरअसल 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वो सैंडविच्ड इंटरेस्टिंग सा सेशन हमारे सामने खड़ा है और खुलते ही रिएक्ट करना है 2 इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों पे। एक अपना सीपीआई, एक यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट। उन दोनों पे डिटेल में आगे बातचीत करेंगे। दोनों अहम थे, दोनों पे चर्चा होगी। लेकिन पहले कल का इंटरडे सेशन स्क्रीन पे रखिएगा। एक टिपिकल एक्सपायरी डे। शुरुआती ट्रेड में मोमेंटम पकड़ा। ऐसा लगा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। परसों के मूव्स के बाद दमखम दिखा रहा है भारतीय बाजार, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बावजूद सस्टेन नहीं कर पाए। फिर रैली फिजल आउट होती हुई नजर आई और सेशन की समाप्ति दबाव के साथ। दरअसल कल को अगर मैप करूं ना, तो एक समय 0.5% ऊपर था, एक समय 0.5% दबाव में था। ये 1% की रेंज थी कल निफ्टी की। सैडली क्लोज जो हुआ वो तकरीबन 0.5% की कमजोरी के साथ उस बैंड के लोअर थ्रेशोल्ड पे जाके सेशन खत्म हुआ। हाँ, ये जरूर है, आज गिफ्ट निफ्टी के संकेत जो हैं थोड़े से डिसेंट से। आज इस सैंडविच सेशन की शुरुआत तो ठीक ठाक होगी। 1/4 से 1/3% बढ़त के साथ हम कामकाज की शुरुआत कर रहे होंगे। ऐसे में लाइए क्विकली ग्लोब पर नजर कास्टिंग और आपको दिखाता हूं पहले एशिया और ग्लोब का हाल, उसके बाद हॉर्माज से डिटेल में अपन कर लेंगे चर्चा। गिफ्ट निफ्टी डिसेंट है, एशिया मिला जुला है। हाँ जी, के जापान के बाजार कल भी आउट परफॉर्म कर रहे थे, आज भी अच्छा कर रहे हैं। मंडे की छुट्टी के बाद मूड में लौट के आए हैं वो लोग। बाकी एशिया मिला जुला है,
ठीक है, फ्लैट से इन ग्रीन की तरफ टिल्ट ज्यादा दिख रहा है। यूएस के मार्केट जब कम क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स मिक्स थे, 1/4% दबाव से 1/4% इन ग्रीन के बीच में, और एक्चुअल सेशन उससे कहीं बेहतर पैन आउट हुआ। 1% से 1.25% तीनों यूएस के बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे, नए रिकॉर्ड जड़ते हुए नजर आ रहे थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट, ये लाल में क्यों दिख रहा है, फ्लैट से बढ़िया इन ग्रीन है, तो हैंडओवर तो बढ़िया है। पर यूएस का हैंडओवर से अपने क्या लेना देना ये मुझे नहीं पता, लेकिन तब और अब की तस्वीर आपको बताएगी। 3:30 बजे कल कहां छोड़ा था अपन ने, और आज सुबह वो यूएस का हैंडओवर क्या बढ़िया मिला है। तो यूएस तो अपना काम करके जा रहा है, यूएस के राष्ट्रपति नहीं कर रहे, वो बात अलग है। और बात बताएंगे मूड कैसा है। हरमास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। मूड थोड़ा सा मेरी समझ से तो परे है, क्योंकि बाजार जिस तरह से कल चले उस तरह से तो ऐसे लग रहा था जैसे कि महंगाई का आंकड़ा इतना बेहतरीन निकल कर आया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। कल डाउ जोन्स जो है कल 500 अंक चढ़कर बंद हुआ, S&P 500 रिकॉर्ड हाइस पर, नैस्डैक भी रिकॉर्ड हाइस पर, रसल 2000 तो 3% चढ़कर बंद हुआ। अब ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई फेड की ब्याज दरें काटेगा सितंबर में, उस वजह से जो है बाजार चले, क्योंकि महंगाई का आंकड़ा जो था वो अनुमान से बेहतर था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप महीने दर महीने का आंकड़ा देखें तो अनुमान मुताबिक था 0.2%। मेन सीपीआई का आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर था, 2.8 के बजाय 2.7% निकल कर आया, लेकिन कोर सीपीआई जो फेड का गेज होता है, जो फेड असल में मापता है, क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ और एनर्जी के जो है वो इन्फ्लेशन नहीं गिनी जाती, कोर सीपीआई वो 3.1% की थी, जबकि अनुमान जो थे वो 3% के थे, और कुछ कुछ अनुमान 3.1 के भी थे। तो ऐसा नहीं है कि 2.9 या 2.8 का आंकड़ा आया जिस वजह से बाजार को लगे कि हाँ भाई चलिए फेड अब बाजार ब्याज दरें काटेगा। महंगाई बढ़ी इसलिए क्योंकि सर्विसेज इन्फ्लेशन जो है वो बढ़कर निकल कर आया गुड्स की बजाय। अब आप इसे ये कहकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपको पहले ये लग रहा था कि टैरिफ की वजह से गुड्स का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन अब सर्विसेज का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, गुड्स का इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन यही है कि आपकी महंगाई बढ़कर आई है। फेड का टारगेट 2% का है, उसकी बजाय आपकी महंगाई 3.1% की आई है। तो आप उसे जिस मर्जी जस्टिफाई कर ले, आप है तो महंगाई उनके टारगेट से काफ़ी दूर। लेकिन इसके बाद अब हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ब्याज दरों में कटौती की मांग कर दी। स्कॉट बेसेंट ने तो यहाँ तक कह दिया कि सितंबर के महीने में फेड जो है 50 बेसिस पॉइंट्स तक ब्याज दरों को काटने के लिए तैयार रहना चाहिए उन्हें, और वो शायद जून और जुलाई में भी ब्याज दरें काट सकते थे यदि उनके पास असली जॉब्स डेटा होता, जो अभी भी वो जॉब्स डेटा के ऊपर निशाना साधे हुए जिसे रिवाइज किया गया था कि अगर उनके पास असली जॉब्स डेटा होता तो शायद जून या जुलाई में भी ब्याज दरें कट सकती थी। अब CME फेड वॉच टूल के हिसाब से ब्याज दरों में कटौती के अनुमान अभी भी 94% बने हुए हैं, लेकिन वो 25 बेसिस पॉइंट्स के, 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती के अनुमान अब तक जो है CME के आंकड़ों में अब तक नहीं शामिल हुए हैं। ये फिलहाल के लिए है। ब्लैक रॉक के भी फिक्स्ड इनकम के CIO ने कहा है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स फेड काटे सितंबर में तो हैरत नहीं होगी। जॉब्स डेटा पे ही जो नए ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के कमिश्नर नॉमिनेट हुए हैं EJ एंटनी, उन्होंने कल एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कह दिया कि भाई ये मंथली जॉब्स डेटा को ही सस्पेंड कर देना चाहिए। जब तक डेटा कलेक्शन उनके जो मेथोडोलॉजी है वो सही नहीं होती तब तक जो है उसे सस्पेंड कर दिया जाए और क्वार्टरली आंकड़े जो है तिमाही आधार पर जारी किए जाए। तो ये उन्होंने कहा। और पहले भी उन्होंने वो नॉमिनेट हुए थे उससे पहले उन्होंने ये जॉब्स डेटा पर जो है सवालिया निशान उठाया था एक इंटरव्यू में कि भाई फेड अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सही नहीं बना सकता अगर ये बार बार इस तरह से आंकड़े रिवाइज होते रहे। और इस इंटरव्यू के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें नॉमिनेट किया था लेबर स्टैटिस्टिक्स का कमिश्नर बनाने के लिए। स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि भाई व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि भाई उनके पास ऐसे आंकड़े आने चाहिए जिस पर जनता भरोसा कर सके जॉब्स डेटा की अगर हम बात करें तो। जेरोम पावल पर फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा है ये कहते हुए कि भाई फेड की जो बिल्डिंग्स रेनोवेशन का जो कामकाज चल रहा है उस पर जो जेरोम पावल ने धांधली की है उस पर वो उन पर मुकदमा कर सकते हैं, वो उस पर उसकी अनुमति दे सकते हैं। लेकिन अब जाकर के डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो बैठक होने वाली है उस पर सबकी नजरें हैं। व्हाइट हाउस ने फिर से ये कहा है कि ये कोई बड़ी बैठक नहीं है, ये सिर्फ एक लिसनिंग एक्सरसाइज है उनके लिए। वो सिर्फ रूस की बात सुनेंगे क्योंकि यूक्रेन इसमें शामिल नहीं होने वाला इस बैठक में। तो ये बात है। यूएस और चीन के बीच में शायद टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि चीन रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपनी कंपनियों से ये कहा है कि वो एनवीडिया की H20 के चिप्स और AMD के चिप्स इस्तेमाल ना करे।
राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर। ये एक बात है, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर है। और दोनों ने कल ही उनको एक्सपोर्ट लाइसेंसेज मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने 15% अपने जो चीन का जो आय है वो यूएस की सरकार को देने का वादा किया था। तो इस वजह से शायद एक अंडरलाइन टेंशन बढ़ सकती है। स्क्रीन पर हैंडओवर तो ठीक है, लेकिन काफी सारे कंसर्न्स है जो आगे चलकर शायद प्ले आउट हो सकते हैं। ये हो गया ग्लोब के संकेत दिख तो ठीक रहे हैं, अपने लिए मिले जुले से। एक प्रॉब्लम हो गई है इस हफ्ते, जब भी मॉर्निंग कॉल शुरुआत करता हूं पता नहीं कैसे छींक से कोइंसाइड करने लगता है, उसके लिए सॉरी। गावा सर हैं आज हमारे साथ मदद करने के लिए, उनसे जानेंगे कैसे निफ्टी बैंक में स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले जरा सा कल का समीकरण समझा देता हूं। पहले तो इंस्टीट्यूशंस की कैश में जो एक्टिविटी थी वो स्क्रीन्स पर आएगी। एफआईआईज ने कैश में 3,400 करोड़ की बिकवाली करी और डीआईज ने ऑलमोस्ट इक्वली मैच किया था 3,500 करोड़ रुपए की बाइंग करके। तो नेट इसीलिए वो कहने के लिए 100 करोड़ रुपए नेट कैश इनफ्लो हुए थे, लेकिन मिला जुला सा रुझान था। वायदा में एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,025 करोड़ की बिकवाली करी और स्टॉक फ्यूचर्स में 452 करोड़ की बाइंग का नंबर है। जो 1,025 करोड़ रुपए की इंडेक्स में सेलिंग हुई है उसमें निफ्टी फ्यूचर्स करीब 750 करोड़ की और निफ्टी बैंक करीब 200-225 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग करी। कल इंडेक्स में 762 लॉन्ग्स काटे थे एफआईआईज ने, उसके सामने फिर और शॉर्ट्स ऐड करे, 4700 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड करते हुए नजर आए। और अब हुआ क्या, इसके चलते लॉन्ग सिस्टम में जो परसों के सेशन की समाप्ति पे 8.5% पे थे वो रिड्यूस होके 8% के नीचे स्लिप हो गए हैं 7.95% पे। अगर किसी से जब चर्चा हुई थी तो शायद अब तक के रिकॉर्ड लो 7 पॉइंट समथिंग पे ही हैं। हम उस थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरह से एग्रेसिव शॉर्ट्स सिस्टम में है। इनफैक्ट नेट शॉर्ट्स जो हैं वापस बाउंस हो गए। वैसे शॉर्ट्स अपने आप में 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के पार पहुंच गए और नेट शॉर्ट्स भी वापस 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इस तरह से एफआईआईज अभी भी तगड़े शॉर्ट्स बिल्ड करते हुए। कल हुआ क्या था दरअसल, इंट्राडे सेशन एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, 24,700 तक गए थे, वहीं पे भारतीय बाजार में रिजेक्शन फेस कर रहा था और सेशन की समाप्ति हुई थी 24,500 के नीचे। तो ये जो 24,700 24,800 की जोन है ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रही हैं। और कल सुबह मैं मेंशन कर रहा था कैसे पिछले 3 दिनों से कहने के लिए एक बेस टाइप फॉर्म होता चले जा रहा है, 330 350 के आसपास के जोन्स। दरअसल इन्हीं इस्टेब्लिश्ड बाउंड्रीज के बीच में प्राइस एक्शन इस समय कन्फाइंड आपको नजर आएगा। अच्छा, 24,700 और 24,600 का कॉल स्क्रीन पे रखिएगा। मैक्सिमम बिल्डअप तो 25,000 के जोन्स पर, उसको छोड़ देते हैं, दूर की कौड़ी है। 24,700 24,600 ये अपने लिए सामने फॉर्मिडेबल रेजिस्टेंस है। कल दोनों में बहुत सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग हुई, तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा आउटस्टैंडिंग पोजीशंस दोनों में खड़ी हुई आपको नजर आएंगी। उधर 24,400 के पुट पे और इवन 24,300 के पुट पे ओपन इंटरेस्ट शेड हो रहा है। हो क्या रहा है, सीलिंग जो है बाजार की वो सीमेंट हो रही है और फ्लोर कमजोर पड़ रही है। पर जब तक खैर 24,800 और 24,300 ये रेंज के अंदर हैं, तब तक तो मेरे ख्याल से अक्लमंदी यही है कि रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज फोकस करें। एक बार ये दायरा टूटता है तब शायद डायरेक्शनली कॉल लेना आसान होगा। तो एट बेस्ट शायद डायरेक्शनलेस वॉलेटिलिटी के साथ बायर्स और सेलर्स के बीच में टसल इन जोन्स पे आप एक्सपेक्ट करें। लेकिन करना क्या है, दाव किस तरफ खेलना है वो गावा सर समझाएंगे। गावा सर इन हिज वाइट शर्ट। आजकल आप वाइट बहुत पहन रहे हो ना? आज ये पिंक है सर, लाइट गलत होगी। व्हाइट तो मैं हमेशा पहनता हूँ, आजकल पिंक कर दिया, ब्लू कर दिया। ये पिंक है? ये पूरा, हाँ ये पिंक है, लाइट पिंक है। ये मेरे साथ भी होता है, मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनता हूँ, दिखते व्हाइट है काले ही हैं। मुझे लगता है आपने ग्रीन पहना है। नहीं, मैंने आज ब्लैक ही पहना है। अच्छा गावा सर, निफ्टी की स्ट्रैटेजी, निफ्टी बैंक दोनों की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज अच्छा दिन जाएगा। है, अच्छा दिन जाएगा? क्यों? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि आपसे इतनी अच्छी मुलाकात हुई तो अच्छा नहीं जाएगा दिन। आई लव यू। हाँ, थैंक यू सर, लव यू टू। निफ्टी की बात करते हैं पहले। निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अब तक वीक।
इसमें स्ट्रेंथ नहीं नजर नहीं आती। अपमूव मिलते हैं, अपमूव नॉर्मल मिलते हैं जो कि बेरिश मार्केट में होने चाहिए, और वैसा ही हुआ। अब जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस निफ्टी का है वो है 24,600। जब तक वो पार नहीं करता दिल से विथ फोर्स, तब तक कुछ होना नहीं है। 2 दिन है, आज कल और परसों, फ्राइडे तो छुट्टी है, तो 3 दिन में कुछ होने वाला नहीं, और ट्रंप भी बदलने वाला नहीं, और जब तक ट्रंप नहीं बदलेगा मार्केट बदलेगा नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है। बैंक निफ्टी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में, वो है 55,500, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो पार करना जरूरी है अगर अपमूव में, दैट विल बी द फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन जो भी अपमूव मिलेंगे मैं उस अपमूव को डाउट करूंगा, क्योंकि मार्केट बेरिश बायस है, साइडवेज मूव में बेरिश बायस, ये रहा क्लियर कट। ये हो गई अपने लिए आज की स्ट्रैटेजी। अच्छा गाबा सर, जरा सा चकाचक चार्ट्स का यहीं पे वो स्टिंग प्ले आउट कर दीजिएगा। गाबा सर, आज के प्रिफर्ड स्टॉक आइडियाज कौन से? आज के जो प्रेफर्ड, मुझे एक सिप्ला अच्छा लगता है बिल्कुल। सिप्ला में जो पैटर्न है, 2-3 दिन से हम एक अपमूव देख रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो साइडवेज जोन है, लेकिन उस साइडवेज जोन में थोड़ी स्ट्रेंथ है। आपको ढूंढना है तो स्ट्रेंथ वहीं पर मिला है। सिप्ला जो अभी ट्रेड कर रहा है करीब 1520 के आसपास, मेरे ख्याल से 1540 तक जा सकता है। 20 रुपए का अपमूव पॉसिबल है। स्टॉप रहेगा 7 रुपए का, 1513 का, तो रिस्क रॉड रेशियो भी बेहतर बनता है सिप्ला में। दूसरा जो पसंद है मुझे वो है एम्फेसिस। इसमें गिरावट आई थी, गिरावट थमी है, और 2-3 दिन से देख रहे हैं कि अब रेसिलियंस है ऑन द डाउन साइड। कल भी आईटी में थोड़ा हरकत थी, तो अब ट्रेड कर रहा है 2718 पर एम्फेसिस। मेरे ख्याल से 2800 तक पॉसिबल है, अगर चला जाए तो स्टॉप होगा 2700 का। तो यहां पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में, खाली चलना चाहिए बस। दो ऐसे समीकरण जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, बायसनेस पॉजिटिव साइड पे, सिप्ला और एम्फेसिस, और आईटी के लिए तो खैर नैस्डैक का हैंडओवर भी वाकई बड़ा इनकरेजिंग है। खैर गाबा सर, थैंक यू सो मच। गाबा सर आरबीआई के पैनल में होंगे तब अपना और डिटेल में बातचीत कर रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और, आपने क्यूज हरमाज ने बताया यूएस का इन्फ्लेशन, इंडिया इन्फ्लेशन प्रिंट क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा। कल शाम 4 बजे जो अपने इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, जुलाई इन्फ्लेशन सीपीआई 1.55% पे, पिछले महीने के 2.1% के सामने। हालांकि एक्सपेक्टेशन थी, ऐसे ही था, कूल ऑफ होगा, और एक्सपेक्टेशन थी 1.3 से 1.4% की। दरअसल खाद्य पदार्थ की महंगाई ठंडी पड़ी, उससे इन्फ्लेशन और कूल ऑफ हुआ है। उतनी नहीं पड़ी जितना स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था, पर ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़िया है। जून 2017 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल, 98 मंथ्स के लोस पे, और ये बैक टू बैक 9th स्ट्रेट महीना है जब इन्फ्लेशन गिरता ही चले जा रहा है। और एक और चीज आपको याद होगा, आरबीआई की एमपीसी ने क्या बैंड रखा हुआ है, 4% ±2%, तो 2 से 6% का बैंड है इन्फ्लेशन का। पहली बार 8 सालों में उस बैंड के नीचे इन्फ्लेशन स्लिप होता हुआ नजर आया है। हालांकि इकोनॉमी के लिए खराब खबर है, ऐसा लग रहा है डिमांड ठंडी पड़ रही है, पर असल में कोर इन्फ्लेशन देखेंगे ना तो अभी भी कंफर्ट में 4.1% के आसपास, इसीलिए डिमांड स्टेबल है, ऐसा मान के चलिए। इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं? क्रिसिल कह रहे हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फिस्कल में एक और रेपो रेट में कटौती। इंडिया रेटिंग्स कहती है हम मानते हैं कि देयर इज स्कोप फॉर फर्दर मॉनेटरी ईजिंग, मैक्सिमम 50 बेसिस पॉइंट्स तक की। एसबीआई जो पॉलिसी से पहले कह रहा था कि हम फ्रंट लोड एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरबीआई की तरफ से, हुआ नहीं वो। अब वो कह रहे हैं अगस्त का इन्फ्लेशन प्रिंट जब आएगा वो 2% के ऊपर जा रहा होगा, 2.3% के करीब आ रहा होगा। तो अक्टूबर में रेट कट मुश्किल है, और इवन दिसंबर में लुक्स अ टैड डिफिकल्ट। तो इस साल में आ सकता है, शायद नियर टर्म में अभी ब्याज दर में कटौती ना आए। खैर, क्विकली कंचन के पास चलें आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं 197 कम्युनिकेशन के साथ, बिकॉज जो सब्सिडरी कंपनी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, उनको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल गई है, और जो पहले रोक लगाई गई थी नए मर्चेंट्स को ऐड ऑन करने के लिए, उस रोक को भी अब इस टाइम पे हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ओएनजीसी की बात कर लेते हैं। देखिए नंबर्स यहाँ पे आए हैं, और नंबर्स हमें यहाँ पे मिक्स बैग देखने को मिले हैं। जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 8024 करोड़ पे रजिस्टर किया गया है क्वार्टरली बेसिस में। वहीं अगर
इस टाइम पे रेवेन्यू फ्रंट पे और इबिटा फ्रंट पे बात करी जाए तो यहाँ पे हमें स्लाइटली एक डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन जो है वो हमें थोड़े से यहाँ पे पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं स्टैंडअलोन क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये भी हमें 1.2% तक बढ़ता हुआ नजर आया है। न्यू वेल गैस का जो रेवेन्यू है उसने 1700 करोड़ को पार कर लिया है। अपोलो हॉस्पिटल आज फोकस में होना चाहिए। नंबर्स आए, नंबर्स यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें हमें 42% का हाइक देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्रंट में 15% की बढ़ोतरी है और साथ में जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं ये भी अच्छे खासे उभरते हुए इस टाइम पे नजर आए हैं। जो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है अपोलो 24/7, वहाँ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में देखने को मिली है। टेलीकंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक और फार्मेसी डिलीवरीज की जो डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे उभरती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़े और एनएमडीसी के नंबर्स की अगर बात करी जाए तो नंबर्स हमें यहाँ पे डिसेंट देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 0.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं रेवेन्यू फ्रंट में हमें 25% का इजाफा, इबिटा यहाँ पे 6% तक बढ़ा है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें स्टेबल साइड में देखने को मिले। देखिए जो रियलाइजेशन है इसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 7% की बढ़त देखने को मिली है, जो कि एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी केवल 4% की। जो इस टाइम पे बाकी के एक्सपेंसेस है वो हालांकि थोड़े से वॉलेटाइल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो हमें जुलाई के अंदर प्राइस कट देखने को मिला था वो भी हमें अब सेट ऑफ होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज अगस्त के अंदर हमने ऑलरेडी जो प्राइस हाइक है वो देख लिया है। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सीड कर गया टाइम लिमिट को, ब्रोकरेज में ब्रेक के उस पार लेकर आता हूं आज की। साथ साथ अपने साथ होंगे केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब। अजय सर रेडी हैं? गुड मॉर्निंग सर। ब्रेक के उस पार आपकी बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भाई रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स तो डिस्कस हुए, आज खबर की वजह से पेटीएम भी रेड अप रहेगा। 197 कम्युनिकेशन, तो उसी की ब्रोकरेज रिपोर्ट मेंशन करता हूं। सिटी की रिपोर्ट है, मेंटेन बाय टारगेट प्राइस ऑफ 1215। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, ध्यान रखिएगा। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो ग्रांट किया है वो मेजर पेंडिंग रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटाता हुआ नजर आ रहा है, जो अच्छी खबर है। अब वो स्केल, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ खिलता हुआ नजर आएगा पेटीएम के फ्रंट पे, इसीलिए सिटी को पसंद आ रहा है। अब आइए जरा तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखा दीजिए। यूएस के इक्विटीज का हैंडओवर तो बढ़िया था। तबर अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और साथ साथ अजय सर आ जाएंगे। अजय सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल सर। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। कल के दिन में हमने देखा इन्फ्लेशन के नंबर जो यूएस से आए थे उसके बाद से ही हलचल मचने लग गई है सोने, चांदी और क्रूड तीनों में। क्यों? बिकॉज ये ट्रंकेटेड वीक रहने वाला है और दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आनी है। एक जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि यूएस और रशिया बैठक करेंगे 15 तारीख को, उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पे भी पड़ेगा और सोने चांदी पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में हमको देखना है कल के इन्फ्लेशन के बाद जो एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हुई है कि आगे जाके रेट कट यूएस में पॉसिबिलिटी कंटिन्यू रहेगा, बट 2.7 इज नॉट अ बिग डील बिकॉज पहले 2% तक के टारगेट रखे गए थे। उसी के चलते कल हमने अच्छी गिरावट देखी थी सोने में, बट लास्ट में हमने एक रिकवरी देखी। बट कुल मिला के जो सिनेरियो है वो अभी भी वीक है। तो आज के लिए भी गोल्ड को बिकवाली में ही रहना चाहिए, जहाँ पे 1,0650 पे हम बेच के चलेंगे। 1,01,200 का स्टॉप लॉस रखाएंगे, 99,700 तक का टारगेट हम सोने में देखेंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो एज कम्पेयर टू गोल्ड चांदी थोड़ी स्टेबल दिखाई दे रही है, जिस ढंग से बेस मेटल में रिकवरी है, बट फिर भी 1,14,000 के करीब आता है तो हम स्ट्रेंथ लूज होते हुए देखेंगे। 1,14,800 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1,12,800 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो काफी बड़ी गिरावट हमने ब्रेंट में आते हुए देखी, 70 से लेकर करीबन $66 तक आ चुका है। कल हमने इन्वेंट्री एपीआई की बढ़ते हुए भी देखी, बट आज टेक्निकल एक बाउंस बैक लग रहा है, जहां पे 55-20 में लेकर 56-50 तक निकल जाना चाहिए। ओके, तो सोने और चांदी में तो बिकवाली का कॉल है। क्रूड पे अजय सर कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं। अजय सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर क्विकली, वेडनेसडे का दिन है। अच्छा, आज वो कॉन्फ्रेंस कॉल होनी है। यूएस और रशिया की समिट है फ्राइडे को। उससे पहले व्हाइट हाउस, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, ईयू के लीडर्स और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट सब कॉन्फ्रेंस कॉल पे होंगे। शायद रणनीति बन रही हो, हालांकि सब कुछ तो डोनाल्ड ट्रंप पे ही डिपेंडेंट है। नतीजों में आज निफ्टी का कोई नहीं है। अपन हिंडाल्को और इन सब नंबर्स पे रिएक्ट, सॉरी हिंडाल्को कह रहा हूँ, ओएनजीसी और अपोलो हॉस्पिटल पे रिएक्ट जरूर कर रहे होंगे। निफ्टी का कोई रिजल्ट नहीं है।
वायदा में BPCL, मैक्स हेल्थ केयर, मुथूट फाइनेंस, यूनाइटेड स्पिरिट्स, संवर्धन मदरसन, IRCTC, जुबिलेंट फूड वर्क्स, नुमामा वेल्थ और आदित्य बिरला फैशन, 9 कंपनियां हो गई जिनके नंबर्स अवेटेड, और कैश की लिस्ट तो लंबी है। कुछ एक्स डिविडेंड्स हैं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। ऐसा कोई निफ्टी का नहीं है, इसलिए उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं मैं। आज जापान का PPI यानी कि होलसेल इन्फ्लेशन और उनका ऑक्शन का अपडेट भी आएगा। चाइना की व्हीकल सेल्स आएंगी तो टाटा मोटर्स रडार पे रहेगा। थाईलैंड के ब्याज दरों का फैसला आना है, एक्सपेक्टेड है कि वो भी कटौती कर रहे होंगे। और US की रिटेल सेल्स और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के नंबर्स हैं। आज इंडिया सिंगापुर मिनिस्टेरियल राउंड टेबल का 3rd राउंड है। आज नई दिल्ली में हमारे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आप सबके लिए एडवाइजरी जारी कर रखी है। काफ़ी सारे रेड फोर्ट के आसपास ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस है, ध्यान रखिएगा। IKEA दिल्ली में डेब्यू करने जा रहा है। पहला अपना स्टोर दिल्ली के पैसिफिक मॉल में खोल रहा है। मेरे ख्याल से वीरू वहीं गए हुए हैं, इसलिए आए नहीं सुबह। और हाँ, फाइनली IMD की तरफ से एक मॉनसून अलर्ट है भाई, मुंबई और ठाणे के लिए येलो अलर्ट है आज के लिए। काफ़ी दिन से बिल्कुल बारिश हो ही नहीं रही, 1-2 मिनट होती है चली जाती है, देखते हैं होती है नहीं होती। आज गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट बढ़िया संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूँ। 60 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस आते हुए गांधीनगर से। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का सीधा सौदा। नमस्कार।